हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज हम आपकी इस क्लास के अंतर्गत युग्मक जनन का अध्ययन करेंगे। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, युग्मक जनन किसे कहते हैं? मनुष्य में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, उस लैंगिक जनन की क्रिया को पूर्ण करने के लिए लैंगिक जननांग पाए जाते हैं। नर मनुष्य में भी लैंगिक जननांग होते हैं, मादा मनुष्य में भी लैंगिक जननांग होते हैं। इस प्रकार नर और मादा दोनों ही प्रकार के मेल और फीमेल प्राणियों में पाए जाने वाले लैंगिक जननांगों में जो लैंगिक जनन कोशिकाएं होती है, वो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। युग्मकों के निर्माण की इस प्रक्रिया को ही युग्मक जनन की क्रिया कहा जाता है। इट मीन्स, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि युग्मक निर्माण की क्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। इस युग्मक जनन की क्रिया के अंतर्गत नर मनुष्य में तो शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा मनुष्य में अंडाणु का निर्माण होता है। अतः मैं दूसरी तरीके से लंबा बोल सकता हूं कि नर मनुष्य में पाए जाने वाले प्राथमिक जननांग वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में निहित नर जर्म कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण और मादा के अंडाशय की मादा जनन कोशिकाओं के द्वारा अंडाणुओं के निर्माण की, इट मीन्स युग्मकों के निर्माण की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन की इस क्रिया को नर मनुष्य में शुक्राणु निर्माण के लिए, मादा मनुष्य में अंडाणु निर्माण के लिए दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शुक्र जनन, नंबर 2 अंड जनन। नंबर 1 जो टॉपिक है हमारा, वो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्र जनन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, शुक्र जनन क्या है? शुक्राणु निर्माण की क्रिया को ही शुक्र जनन कहते हैं। नंबर 1, इसी को मैं दूसरी तरह बोल सकता हूं कि नर मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य प्राथमिक जननांग वृषण में पाई जाने वाली शुक्र जनन नलिकाओं में स्थित नर जर्म कोशिका से शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है, उस शुक्राणु निर्माण की क्रिया को ही शुक्र जनन कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं, एक लाइन में बोल सकते हैं कि नर मनुष्य के वृषणों में शुक्र जनन नलिकाओं में स्थित नर जर्म कोशिका से शुक्राणु निर्माण की इस क्रिया को ही शुक्र जनन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। अब हमने विशेषता बोल दिया था आपसे कि अंडाणु निर्माण की क्रिया को हम अंडजनन कहेंगे, लेकिन ये अंडजनन की जो प्रोसेस है वो आपके अगले लेक्चर में समझाई जाएगी। तो मैं शुक्र जनन की क्रिया को डिक्लेयर कर रहा हूं आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्र जनन। शुक्र जनन की जो क्रिया है, जिसमें शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, विकसित रूप में गतिशील शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, उसके दो चरण है, उसके दो मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 भाग का नाम होगा शुक्राणु पूर्विका निर्माण अर्थात फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और दूसरा होगा शुक्राणु जनन ऑब्लिक शुक्र कायांतरण। इंग्लिश में नाम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो शुक्राणु जो निर्माण की क्रिया है, उसके हमने कितने भाग कर लिए? उस क्रिया को समझाने के लिए हमने इसको दो पार्टों में पढ़ाएंगे। शुक्राणु निर्माण की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो दो चरणों में पूर्ण होती है। पहले चरण का नाम है शुक्राणु पूर्विका निर्माण और दूसरे चरण का नाम है शुक्राणु जनन ऑब्लिक शुक्र कायांतरण। इट मीन्स, इंग्लिश में बोले तो स्पर्मियोजेनेसिस। अब हमारा टॉपिक नंबर 1 को क्लियर करता हूं मैं कि पहला चरण क्लियर करते हैं हम, शुक्राणु पूर्विका निर्माण, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स अर्थात शुक्राणु पूर्वी क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि नर व्यक्ति में, नर मनुष्य में मुख्य प्राथमिक जननांग वृषण में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाने वाली नर जर्म कोशिकाओं के द्वारा अपरिपक्व, अगुणित, अचल, गोलाकार जो संरचनाएं, जो कोशिकाएं बनती है, उन कोशिकाओं को शुक्राणु पूर्वी, इंग्लिश में बोले तो स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शुक्र जनन नलिकाओं की नर जनन कोशिकाओं से अपरिपक्व, अचल, गोलाकार, अगुणित 4 शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, उसको हम 3 भागों में पुनः बांट सकते हैं।
शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का जो निर्माण होता है उसे भी हमने 3 प्रक्रियाओं में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, उसको भी हमने 3 प्रावस्थाओं में बांट दिया। कौन कौन सी? नंबर 1 गुणन प्रावस्था, नंबर 2 वृद्धि प्रावस्था, नंबर 3 हमने बांट दी परिपक्वन प्रावस्था। तो शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, शुक्राणु जो जनन की क्रिया है, शुक्र जो जनन की क्रिया है, उस क्रिया को हमने 2 भागों में बांट लिया। पहले तो शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और दूसरा हो जाएगा शुक्राणु जनन अर्थात शुक्र कायांतरण। फिर हमने इसके प्रथम चरण को यानी शुक्राणु पूर्वी के जो निर्माण है इसको भी हमने 3 प्रावस्थाओं में बांट लिया। पहली प्रावस्था का नाम क्या है? गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। गुणन प्रावस्था नाम से ही क्लियर हो रहा है, गुणन अर्थात इसमें कोशिकाओं की क्या होगी? वृद्धि होगी, उनकी संख्याओं में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हम देखते हैं कि इसके 3 फेज है। शुक्राणु पूर्वी के निर्माण के प्रोसेस को समझाने के लिए 3 प्रावस्थाएं समझाऊंगा मैं आपको। नंबर 1 गुणन प्रावस्था, नंबर 2 वृद्धि प्रावस्था, नंबर 3 परिपक्वन प्रावस्था। तो सबसे पहली जो आती है मेरी वो है अपन की गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में सबसे पहले जो वृषण है उस वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है शुक्र जनन जो नलिका, उसमें पाई जाने वाली नर जन्म कोशिका अर्थात पीएमजी प्रीमोर्डियल जर्म सेल, नर जन्म कोशिका, नर जनन कोशिका इस शुक्र जनन की क्रिया में क्या लेती है? भाग लेती है। और भाग लेने पर ये बार बार में समसूत्री विभाजन करती है और समसूत्री विभाजन के द्वारा ये अपनी संख्या को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 नई नई द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। समसूत्री विभाजन के दौरान बनने वाली इन द्विगुणित कोशिकाओं को शुक्र जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु जनन कोशिका, इंग्लिश में बोले तो स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये क्लियर हो गया कि शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की जो प्रथम अवस्था है गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, इस प्रावस्था में जो शुक्र जनन कोशिकाएं होती है उनकी नर जन्म कोशिकाएं भाग लेती है और समसूत्री विभाजन के द्वारा बार बार से विभाजित होकर के और ये 1 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। इन द्विगुणित कोशिकाओं का जब निर्माण हो जाता है तो इन कोशिकाओं को शुक्र जनन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। इस प्रकार से बनने वाली जो काफी संख्या में बनने वाली जो द्विगुणित शुक्र जनन कोशिकाएं हैं स्पर्मेटोगोनिया हैं, इनमें से अधिकांश जो कोशिका है वो तो शुक्राणु निर्माण की सेकंड जो अवस्था है शुक्राणु पूर्वी की जो वृद्धि प्रावस्था है इस वृद्धि प्रावस्था में भाग लेने के लिए चली जाती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं उसमें शेष रह जाती है। शेष बची हुई शुक्र जनन जो कोशिका है स्पर्मेटोगोनिया है, ये कोशिकाएं और अपनी वृद्धि को करके और नई नई शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है, लेकिन इनमें से अधिकांश है कोशिका अगली फेज अर्थात वृद्धि प्रावस्था में भाग लेने के लिए चली जाती है। तो अब मैं आपको सेकंड फेज पढ़ा रहा हूं, इसकी कौन सी? स्पर्मेटिड्स की सेकंड फेज का नाम है वृद्धि प्रावस्था अर्थात ग्रोथ फेज। तो जो शुक्र जनन कोशिका शुक्राणु निर्माण की दूसरी प्रावस्था यानी वृद्धि प्रावस्था में आ जाती है, वो अपनी वृद्धि करके अपने आकार को अपने आयतन को बड़ा कर लेती है और वृद्धि और आकार को बड़ा करने पर इन शुक्र जनन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया को प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अर्थात प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है जब ये अपने आकार को बड़ा कर लेती है, अपने आकार की यानी वृद्धि कर लेती है, तो इस फेज में बनने वाली इस द्विगुणित कोशिका को अभी भी ध्यान रहे कि ये कोशिका द्विगुणित ही है, इस कोशिका को वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। यही द्विगुणित कोशिका यही प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है अब ये हमारी परिपक्वन प्रावस्था में भाग लेने के लिए चली जाती है, अर्थात शुक्र जनन की जो क्रिया है उसके अगले चरण में भाग लेने के लिए चली जाती है। तीसरी जो फेज है उसका नाम है परिपक्वन प्रावस्था अर्थात मैच्योरेशन फेज, मैच्योर होना अर्थात परिपक्व होना, परिपक्व प्रावस्था को प्राप्त करना। तो जो द्विगुणित प्रावस्था द्विगुणित जो कोशिका बनी है मेरे पास में जो वृद्धि प्रावस्था में जिसका नाम है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये परिपक्वन जो प्रावस्था है इसमें जब भाग लेती है तो इसमें 2 प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन होते हैं।
इसमें प्रथम तो होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और द्वितीय होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है वो न्यूनकारी विभाजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो कोशिका है वो अपनी संख्या में दुगनी हो जाती है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, अर्थात आधी हो जाती है। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, इसके बाद में जो सेकंड होगा वो समसूत्री विभाजन के समतुल्य होता है, अर्थात उसमें कोशिकाएं तो 1 से 2 हो जाएंगी और 2 से 4 हो जाएंगी, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के समान ही बनी रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समतुल्य ही चलता है। तो देखिए, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो परिपक्व फेज में अर्थात मैच्योरेशन फेज में भाग लेती है, अर्थात कौन से विभाजन में? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट न्यूनकारी विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 समान आकार की अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। स्मॉल एन से दर्शाइए मैंने, ये जो अगुणित कोशिकाएं बनी है 2 समान आकार की, इन दोनों अगुणित कोशिकाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हिंदी में बोले तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ? 2, और दोनों कोशिकाओं का नाम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अर्थात द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब ये दोनों की दोनों द्वितीयक शुक्राणु जो कोशिकाएं हैं वो आपके अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में भाग लेगी, जिसको मैंने मियोसिस सेकंड के रूप में दर्शा रखा है। मियोसिस सेकंड में जब ये भाग लेती है तो दोनों अगुणित जो कोशिकाएं हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण तो कर लेती है, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या यथावत ही बनी रहती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समतुल्य ही होता है। इस प्रकार से मियोसिस डिवीजन सेकंड में हमारे पास 4 अगुणित समान प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होकर के आ जाती है। इन कोशिकाओं को स्पर्मेटिड्स अर्थात शुक्राणु पूर्वी कोशिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम चरण जो है शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण वो कंप्लीट होता है। तो ये चरण कहां से कहां तक चला था कि वृषण मुख्य प्राथमिक जनन अंग वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाने वाली नर जर्म कोशिका, जो द्विगुणित नर जर्म कोशिका है, प्राथमिक प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, प्राथमिक आदि जनन कोशिका है, वो द्विगुणित कोशिका भाग लेती है और उससे 4 अचल गोलाकार अगुणित संरचनाओं का कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन अचल अगुणित 4 नई निर्मित कोशिकाओं को ही स्पर्मेटिड्स अर्थात शुक्राणु पूर्वी कोशिका कहा जाता है। इस प्रकार हमारे प्रथम चरण में शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण हो गया। कितनी? 4। अब सुनिए, ये अचल है, अंडाणु अचल होता है, तो दोनों के फर्टिलाइजेशन के लिए एक को तो गतिशील होना पड़ेगा। इस स्थिति में मैं आपको अभी दूसरा चरण और पढ़ाऊंगा, शुक्राणु जनन अर्थात शुक्र कायांतरण। इसको इंग्लिश में अपन स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो हमारी जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका है ये अचल है, गोल है, अगुणित है। इन अचल अगुणित शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं से गतिशील शुक्राणुओं के निर्माण की जो क्रिया होगी उसी को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन या शुक्र कायांतरण। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हमारा दूसरा चरण क्लियर हो गया कि जो 4 अचल जो अगुणित गोलाकार संरचनाएं में निर्मित हुई कोशिका है जिनका नाम शुक्राणु पूर्वी कोशिका है, वो स्पर्मेटिड्स अर्थात शुक्राणु पूर्वी कोशिका गतिशील शुक्राणुओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से 4 गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को ही शुक्राणु जनन बोल दो, चाहे शुक्र कायांतरण बोल दो, इंग्लिश में से स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो मेरे इन दोनों चरणों को पूर्ण होने पर मुझे 4 गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण हो गया है। अब अपन कह सकते हैं
कि एक नर जन्म कोशिका से शुक्र जनन की क्रिया में कितने शुक्राणु बनते हैं, तो अपन बता देंगे अगुणित रूप से 4 शुक्राणुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये चारों जो अगुणित जो अपन के गतिशील शुक्राणु हैं, ये वृषण में ही सरटोली कोशिकाओं के समीप और उसी में अंतः क्षेपित रहते हैं, वहां से न्यूट्रिशन अर्थात पोषण प्राप्त करते रहते हैं। और शुक्र जन्म की क्रिया के पश्चात, शुक्राणु निर्माण की क्रिया के पश्चात जब मैथुन की क्रिया होती है, नर अपने शिश्न के द्वारा इन शुक्राणुओं को मादा की वैजिना में अर्थात योनि में छोड़ देता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वीर्यसेचन, स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं। तो हमने यहां तक आपको क्लियर करवा दिया। अब आता है अपन का क्या, कि जो शुक्र जनन की क्रिया है, इस शुक्र जनन की क्रिया पर नियंत्रण किसका होता है। तो मैं आपको टॉपिक लिखूंगा कि शुक्र जनन की जो क्रिया है, इस शुक्र जनन की क्रिया पर हार्मोन नियंत्रण, शुक्र जनन की क्रिया पर, शुक्र जनन की प्रक्रिया पर हार्मोन नियंत्रण, हार्मोन नियंत्रण। तो ये हमारी नया टॉपिक ले लिया मैंने आपको, तो मैं आपको समझा देता हूं। शुक्र जनन की जो क्रिया है उस पर हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH अर्थात GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का ही क्या होता है, इसका ही नियंत्रण होता है। इस हार्मोन के द्वारा शुक्र जनन के समय अग्र पीयूष ग्रंथि, जो हमारी एडिनो हाइपोफाइसिस है, अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रेरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, 2 हार्मोनों का सिक्रेशन करती है। अर्थात सबसे पहले शुक्र जनन की प्रक्रिया पर हार्मोन नियंत्रण में समझाया मैंने क्या आपको, कि शुक्र जनन की प्रक्रिया पर हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का नियंत्रण होता है। इस हार्मोन के द्वारा शुक्र जनन के समय बहुत तीव्र गति से अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रेरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अग्र पीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन कौन से, नंबर 1 LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नंबर 2 FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो लीडिंग सेल्स, जो अंतराली कोशिकाएं होती है, उनको प्रेरित करता है किसके लिए, एंड्रोजन हार्मोन, इट मींस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन के लिए। यह नर मनुष्य का एक मुख्य हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही हमारे शुक्र जनन की क्रिया भी प्रेरित होती है और नर मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को भी प्रेरित किया जाता है। और दूसरी जो है हमारा, वो है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करके शुक्राणु जनन की क्रिया में क्या करता है, सहायता करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको युग्मक जनन में पहला जो पॉइंट है, शुक्र जनन की जो क्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है, उसको मैंने मुख्यतः आपको पढ़ाया है, जिसका ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम को मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। इस डायग्राम में सबसे पहले जो 3 प्रावस्थाएं हैं आपकी, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन, ये तो आपके प्रथम चरण की है, शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की है। और नीचे जो स्टेप सेकंड लिख रही है वो आपका सेकंड चरण है, शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें सबसे पहले एक द्विगुणित नर जन्म कोशिका ने भाग लिया है। समसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक सारी शुक्र जन्म कोशिका स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। अनेक स्पर्मेटोगोनियाओं से में वृद्धि प्रावस्था में कुछ कोशिकाएं भाग लेकर शुक्राणु निर्माण के लिए आगे चली जाती है और वृद्धि प्रावस्था के दौरान अपने आकार और वृद्धि को प्राप्त करने वाली इन कोशिकाओं को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं में आगे परिपक्वन प्रावस्था चालू होती है। परिपक्वन प्रावस्था में 2 प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। कौन कौन से, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। फर्स्ट में बनने वाली जो 2 अगुणित कोशिकाएं हैं उनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंड मियोसिस के दौरान बनने वाली 4 अगुणित कोशिका है उनको स्पर्मेटिड्स अर्थात शुक्राणु पूर्वी कोशिका कहते हैं। इस प्रकार प्रथम चरण में हमको 4 अचल गोलाकार जो अगुणित कोशिका प्राप्त होती है उनका नाम है शुक्राणु पूर्वी कोशिका। चारों शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण होने के बाद में
गतिशीलता के लिए हम सेकंड नंबर का पॉइंट पढ़ाते हैं, शुक्राणु जनन अर्थात शुक्र कायांतरण। ये चारों अचल गोलाकार अगुणित कोशिकाएं गतिशील शुक्राणुओं के निर्माण की जो क्रिया में भाग लेती है, तो इस गतिशील शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उसी के लिए हम प्रश्न आगे टॉपिक पढ़ाते हैं। आपका कौन सा? शुक्राणु जनन अर्थात शुक्र कायांतरण। तो हम कह सकते हैं कि शुक्र कायांतरण क्या है? शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं से, अचल शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं से गतिशील शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को ही शुक्र कायांतरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से एक शुक्रजनन की क्रिया में हमें 4 शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने आपको एक टॉपिक क्लियर करवाया है, शुक्र जनन। इसके अगले लेक्चर में मैं युग्मक जनन का सेकंड पार्ट अर्थात अंड जनन की क्रिया को समझाऊंगा। युग्मक जनन के 2 ही टाइप्स हैं, शुक्र जनन, अंड जनन। शुक्र जनन आज क्लियर हो गया है, अंड जनन कल के लेक्चर में आपका क्लियर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, थैंक यू।